नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत इत्तेहाद का अभी हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं हुआ कि इसे टफ टाइम देने के लिए अपने मुतालिबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद सामने आया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM को एतमाद में लिया है और एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया, जिसका नाम तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया है, जिसे महमूद खान अचकज़ई लीड कर रहे हैं। इस तहरीक को पशीन में एहतजाजी तहरीक के आज पहला जलसा हुआ। इस जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने वाज़े किया कि यह तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बहाली के लिए है। इत्तेहाद बना है जिसकी बुनियाद किसी हुकूमत को गिराना नहीं, किसी को इख्तिदार में लाना नहीं, बल्कि जिसका मुंतहा मकसूद ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। इस एहतजाजी जलसे में अगर बंदों की बात करें तो अब इसे दफ़ा 144 का कमाल कहें या फिर ख़राब मौसम के असरात कहें। अपोजिशन इत्तेहाद तवक्को के मुताबिक अपने पहले जलसे में उतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा नहीं कर सकी जिस तादाद को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अवाम उमड़ कर आएंगे, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अवामी जो एहतजाजी तहरीक है ये नाकाम हो गई है। अवाम क्या इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत ने तो अभी से ही अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का नाकाम डिक्लेयर कर दिया है। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का ये मानना है कि पशीन जलसे से तो ये साबित हो गया है कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन का आवाम के मसाइल से कोई लेना देना ही नहीं, ये बस कुर्सी के चक्कर में है। क्या वाकई ही ऐसा है? दूसरी तरफ ये तासुर है कि जब तक अपोजिशन इत्तेहाद को मौलाना फजलुर रहमान का सहारा नहीं मिलता, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक हुकूमत को प्रेशर में नहीं ला सकेगी। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल है कि इस तहरीक में जान तब तक भी नहीं ऐसी तहरीक में पड़ेगी। माजी में भी हमने देखा इमरान खान का जो 2014 का धरना था वो इमरान खान की शमूलियत की वजह से, इमरान खान के लीड करने की वजह से एक कामयाब भी था। वो अलग बात है कि उसके नतायज कुछ नहीं निकले, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ज़रूर शामिल हुए थे। लेकिन मसला यहाँ ये है कि एक तरफ अपोजिशन अलायंस मौलाना को भी अपने साथ में लाना चाहता है, वहीं माजी की तरह एहतजाजी जलसों में मौलाना का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। आज जलसे में जब डीजल के नारे लगे तो इस पर शेर अफजल मरवत का रिस्पॉन्स कैसा था, उन्होंने कैसे रोका, लोगों को क्या कहकर रोका, ज़रा देखिए। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। सवाल ये है कि जब तक पीटीआई सियासी रहनुमाओं के हवाले से अपनी टोन में तब्दीली लेकर नहीं आती, कौन इनका साथ देगा। सवाल ये भी है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जैसे पीडीएम जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान का कांधा इस्तेमाल किया, क्या अब फिर अपोजिशन अलायंस को मौलाना की ज़रूरत पड़ गई है? अगर मौलाना साहब एहतजाजी तहरीक में शामिल ना हुए तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद के पास ऑप्शंस क्या होंगे? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जिस तहरीक के साथ तहरीक इंसाफ जुड़ी हुई हो वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती, या माजी में भी हमने देखा वो जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने तब तक कामयाब नहीं हुए, वो इसी वजह से कामयाब हुए कि इमरान खान उसमें होते थे, उसको लीड करते थे। अब क्या आज भी हमने देखा लोगों की तादाद नहीं थी? क्या इसकी यही वजह है कि मौसर मजबूत एक लीडरशिप नहीं है जो इसको लीड कर सके ऐसी एहतजाजी तहरीक को? क्या ये वजह है कि नाकामी ही होगी इसमें? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक, आपके नाज़रीन को। आज हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ है पशीन से। क्राउड अच्छा खासा साइजेबल क्राउड आया है, लेकिन ज़ाहिर है मौसम भी ख़राब था और ईद के फौरी बाद पहला दिन है आज, और उसके साथ साथ दफा 144 जिसका आपने खुद जिक्र किया, हालांकि होना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई हंगामी हालात नहीं है मुल्क में और जलसा करना किसी भी जमात का एक हक है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा स्टार्ट लिया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हमारी बात हुई
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तहरीक अब आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ेगी। आपने जो खान साहब के हवाले से बात की है, देखिए पहली बार खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ बड़े एक मूवमेंट की तरफ जा रही है। पहली बार शायद कोई बड़ा जलसा था। पेशावर में हम कर चुके हैं, खान साहब नहीं थे। ये रमज़ान से कुछ दिन पहले हमने, कुछ शायद हफ्ता पहले था, फिर रमज़ान के दौरान भी हमने पेशावर में एक बड़ी रैली निकाली। तो फर्क तो पड़ता है, जाहिर है इमरान खान साहब सबसे बड़े लीडर हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं मुल्क के भी, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये क्राउड का फैक्टर तो मैटर करेगा। लेकिन जिस मकसद के लिए है उसी वजह से कौम निकलेगी कि इमरान खान साहब को इन जलसे जुलूस में लाने के लिए और बाहर लाने के लिए, कौम को लीड करने के लिए ये जलसे जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो कौम तो जाहिर है इमरान खान साहब के लिए निकलेगी। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब नहीं है तो कौम कम निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो तो इसीलिए निकलेगी। ये जलसे जुलूस, ये तहरीके इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हमने तो माजी में ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा ना। ये ऐसी तहरीके, ना एहतजाज, ना धरने, ना कभी ये हुकूमतें गिरा सके हैं और ना ही कभी किसी लीडर को बाहर ला सके हैं। देखिए जो इस जलसे का भी नाम है, जो आईन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तहरीक का नाम है, तो वो इसी चीज का नाम है कि सियासी बुनियाद पे लोगों को अंदर ना रखा जाए, जिसका मैंडेट उनको दिया जाए। इसी पेशीन से, इसी बलूचिस्तान से बहुत सी सीटें हम जीते हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में, फॉर्म 45 में हम जीते हैं, फॉर्म 47 में किसी और को दे दिया गया है। तो आइन की बहाली होगी तो इमरान खान साहब भी निकलेंगे और इस मुल्क को जो है आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। माजी में बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि बड़ा जलसा करके किसी को आप निकाल नहीं सकते, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर बहरहाल डेवलप होता है और उस पॉलिटिकल प्रेशर का एक असर जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने 2019 में मौलाना साहब का कितना प्रेशर लिया था उनके धरने का? वो जो आए थे इस्लामाबाद और ये कहकर आए थे कि मैं इस हुकूमत को गिराऊंगा और गिरा के ही हम वापस जाएंगे। आप लोगों की हुकूमत ने कितना प्रेशर लिया था? देखिए आपकी बात उस हद तक सही होगी कि हुकूमतें किसी जलसे से गिरती नहीं है, लेकिन सियासी जमात के पास ये सबसे बड़ा टैक्टिक होता है अवाम को एक जगह इकट्ठा करके। अगर हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं इसका एक असर होता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बाकी तहरीक इंसाफ का मुकाबला उससे आप इसलिए नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ किसी एक इलाके की या किसी खास तबका फिक्र की या किसी फिरके की जमात तो है नहीं, पूरे मुल्क की जमात है। हर जगह हमारी प्रेजेंस मौजूद है, कराची में है, सिंध में है, पंजाब में आप देख रहे हैं, पंजाब में भी है, पख्तूनख्वा में तो ऑफकोर्स है, कश्मीर में भी है, जीबी में भी है। तो तहरीक इंसाफ जब ये भी स्टार्ट करेगी कैंपेन, आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए। कहीं आप लोगों में इस बात का तो कॉन्फिडेंस नहीं है अली मोहम्मद खान साहब कि इस हुकूमत में जिसमें ऑलरेडी एक एतमाद की कमी है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसी हुकूमत जो ये कह रहे हैं जिनके लोग कि हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती बिठाया गया है, ये फंदा हमारे गले में डाला गया है, अब गले में पड़ा ढोल हमें मजबूरन बजाना पड़ रहा है। तो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जिनमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो लड़खड़ा रहे हैं, तो आप लोगों के नज़दीक इन्हें ज़रा प्रेशराइज करना आसान होगा, क्या यही वजह है? किसी हद तक आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन तहरीक हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे और तहरीक की अपनी जो नजरियाती असास होती है उसमें कितनी तक़वियत है और कितनी मजबूत सियासी और वो नजरियाती उसूली या आईनी बुनियादों पे खड़ी है, उसकी बुनियाद पे तहरीकें चला करती हैं और मजबूत होती हैं। आपका मुखालिफ अगर मजबूत हो तो तहरीक और भी तवाना हो जाती है। जितनी मुखालफत मजबूत होगी तहरीक ज्यादा तक़वियत पकड़ेगी। लेकिन कुछ सूरत हाल में मुखालिफ अगर कमजोर हो तो तब तक तहरीक की कामयाबी के चांसेस वक्त जरा कम लगता है। अदरवाइज जितनी बड़ी तहरीकें हैं, अगर आप माजी में और माजी बईद में जाएं, बरसगीर की तारीख देखें, पाकिस्तान की तारीख देखें, जितना ताकतवर हरीफ रहा उतनी ही ताकतवर तहरीक चली है। तो किसी तहरीक की कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है कि आपका मुखालिफ कमजोर हो। हाँ, वही बात कि अगर मुखालिफ कमजोर हो तो आपको कामयाबी के जल्द मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आप नहीं समझते कि बड़ा ज़बरदस्त मौका है तमाम सियासी जमातों के एक पॉइंट पर इकट्ठा होने का, और वो पॉइंट है सियासी मामलात में मदाखलत को अब बंद होना चाहिए। चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने इस बात का बार बार इजहार किया कि जो 6 जजिस के ख़त का मामला है ये 2 साल पिछले साल से इसको ना देखा जाए, इसको देखा जाए 2017 से
जब और उसको उन्होंने कहा कि उसको जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले की उस नज़र से भी देखा जाए कि अब ये जो वक्त है ये आ गया है कि इस मुदाखलत को अब बंद होना चाहिए। अब ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया। आप लोगों को तो शायद ये पहली दफ़ा शिकायत होगी मदाखलत की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो बार बार ये मदाखलत की शिकायत रही है कि उनकी हुकूमत को चलता किया गया है जब से वो सियासत में आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सियासी जमातों से ही बात करके, मुज़ाकरात करके इस मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात को अगर इस्टेब्लिशमेंट का कंधा मिलता है तो वो बाकी तमाम सियासी जमातों को भुलाकर, उनकी नाराज़गियों को मोल लेकर, अपने फ़ायदे देकर इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके आगे बढ़े। आप नहीं समझते आप तहरीक इंसाफ को थोड़ा नरमी दिखानी चाहिए, सियासी जमातों से बात करनी चाहिए? उसूली तौर पे आपकी बात में बहुत वजन है, लेकिन मियां साहब ने खुद अपने कागज खराब किए हैं। उन्होंने वोट को इज्जत दो जो है उसको, उसके बयानी को खुद ही ताराज कर दिया, क्योंकि आप नजरिए की बात तब करते हैं जब आप उस पर अमल करें। अभी आप फायदा लेके बैठे हुए, अभी आप 17 सीटें खुदा खुदा करके जीत के आप फॉर्म 47 से 200 से ज्यादा सीटें आपने ले ली हैं। क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है? कोई तो वजह है ना जी। जिस बुनियाद पे फॉर्म 47 से शहबाज साहब को बिठाया गया है, वो फॉर्म 47 से मियां साहब क्यों नहीं बैठ सके? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मियां साहब, वोट को इज्जत दो का बयानिया आप जाया कर चुके हैं। फौरी तौर पे नई फ्लाइट पकड़ें और लंदन जाएं, लंदन यात्रा करें, वहां फिर कोई और लंदन प्लान बनाएं, क्योंकि ये प्लान तो आपका फेल हो गया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। देखें, उसूली तौर पे आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये कुछ बातें मैंने इसलिए की हैं कि ये जेब नहीं देती उन लोगों को जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की किसी भी जमात की तारीख जो है वो उस तरह से डेमोक्रेटिकली क्लीन नहीं है कि वो सिर्फ अवाम की ताकत से आगे बढ़ने पे वो करें। आपकी बात से मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि वो कहते हैं ना कि हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर अपनी जात तक, जाती मफाद तक, कि जिसको जितना कोई भागते चोर की लंगोटी मिली है उसने वो जनाब उसको पकड़ा है। अब इस नुक्ते पे अगर सब इकट्ठे होते हैं कि जनाब सियासत हम लोगों का काम है, लेकिन क्या जब आपको कोई चोर दरवाजा मिलेगा तो फिर आपके अंदर का चोर तो नहीं जागेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को भागते चोर की पूरी लंगोटी मिल जाती तो मदाखलत की शिकायत ना करते? अगर उनको फॉर्म 47 के तहत 2/3 अक्सरियत दिला के बिठा दिया जाता तो वो मुदाखलत की शिकायत ना करते? देखिए, बहरहाल उनका खानदान बेनिफिशरी है, इसका बेनिफिशरी है। मियां साहब खुद अपनी सीट ना सिर्फ शहजादा गुस्तासिब पे हार चुके हैं मानसेरा से, बल्कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 85 साल बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर से जो जेल में कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, उनसे हार चुके हैं। उनकी बेटी साहिबा अपनी सीट महज शराफत पे हार चुकी हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं। हारने के बावजूद उनको बैठा दिया गया है। कौन सी वोट को इज्जत दो और कौन सा नजरिया, कौन सी जमहूरियत? यहाँ जिसको जितना मफाद मिलता है वो करता है। बाबा कौम का वो फलसफा, उनकी वो सोच जो उन्होंने एक स्पीच में कही थी, जिसमें बिल्कुल लाइंस ड्रॉ की थी कि सियासतदान क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी। मुझे बताएं, चोर दरवाजे से आए हुए लोगों के कितने को कितने के नाम याद हैं और उन्होंने इस मुल्क का किया क्या है? आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है सही कि आम आदमी ईद पे खुदकुशियां कर रहा है। ये आपकी हालत, वो बात ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में भी तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ को भी वो चोर दरवाजा मिले, तहरीक इंसाफ के साथ भी डील हो। जब तासुर मिलना शुरू हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी डील के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, जिस तरह खान साहब को 2 केसेस में रिलीफ मिला, तो बात यही है कि तासुर तहरीक इंसाफ के बारे में भी यही है कि उन्हें भी अगर इस्टेब्लिशमेंट आज अपना कंधा फराहम करे, वो भी हुकूमत लेने से गुरेज नहीं करेंगे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए जो हमें हमारे अवाम ने मैंडेट दिया है। उस हद तक हमें सिस्टम से रिलीफ चाहिए जो हमारा मैंडेट है, जो हमें अवाम ने वोट दिया है। इमरान खान साहब पे तमाम केसेस पॉलिटिकल हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। न शाह महमूद कुरैशी दहशतगर्द है, न परवेज इलाही दहशतगर्द है, न डॉक्टर यास्मीन राशिद। इस हद तक तो हमें रिलीफ चाहिए सिस्टम से। जो हमारे साथ जुल्म किया गया है उसको अंडू करना भी उनका काम है, जिन्होंने होने दिया है या क्या है। लेकिन उसके एक स्टेप आगे अगर किसी भी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के जरिए किसी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में हम आए
ये ना इमरान खान साहब चाहेंगे, ना उनकी ख्वाहिश होगी इतनी तकलीफ सहने के बाद, 250-300 दिन जेल में गुजारने के बाद। मेरे जैसे लोगों ने जेलें काटी हैं, इसलिए नहीं काटी कि किसी की कंधा लेके हम इक़्तिदार में, इक़्तिदार हमने देख लिया, अली ने भी देख लिया, इमरान खान ने भी देख लिया। अगर ऐसी कोई बात होगी मैं खुद उसकी मुखालफत करूंगा, लेकिन जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को रोकना, उसको खत्म करना, ये तो होना चाहिए। आज भी आप देख लें कौन सी शख्सी आजादी है, कौन सी आपकी जमहूरी आजादी है आपका। आज भी मुझे सुबह इतना दुख हुआ वो ट्वीट देख के कि जब वो जवेरिया सदीक बीबी ने बात की थी अरशद शरीफ शहीद की बेवा शहीद की, के कभी हमारे घर भी ईद होती थी, कहीं से कोई आवाज सुनाई देती है कि अरशद शरीफ को इंसाफ दो, है किसी में हिम्मत? बिल्कुल सही। अच्छा मौलाना साहब, आज तहरीक इंसाफ आप लोगों की जो तहरीक है, अभी तो फिलहाल 6 जमातें शामिल हुई हैं, मौलाना साहब इसमें शामिल होंगे? मौलाना साहब के साथ आप 2 बार आप लोगों की नशिस्त हो चुकी है, एक बार तो आप भी उस नशिस्त में मौजूद थे, असद कैसर साहब भी थे, उसके बाद भी एक नशिस्त हुई, असद कैसर साहब थे जिसमें पॉलिटिकल सारी बातें हुई, तो कोई बात बन नहीं सकी। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आकर आप लोग और मौलाना साहब मिलकर चलने से गुरेज कर रहे हैं? जिस मुलाकात में मैं था वो तो नॉन पॉलिटिकल थी, उसमें तो उनकी करीबी अजीजा की फौतगी पे दुआ के लिए हम गए थे। उसके बाद पॉलिटिकल 2-3 मुलाकातें मोहतरम असद कैसर साहब की मौलाना साहब से हुई हैं। किस नुक्ते पे हम मिल सकते हैं वो है ना धांधली का, क्योंकि उनको भी शिकायत है। अब उनकी शिकायत है वैसे बड़ी अजीब, क्योंकि अगर उनकी सीटें जो क्लेम करते हैं जो हमने जीती हैं, हमने किधर से भी धांधली कर दी है। मैं समझता हूं कि इस सेटअप में अगर किसी जमात का 1% भी इम्कान है धांधली करने का, वो कोई तो हो सकता है। तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं हो सकती कि लीडर हमारा जेल में, हम लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ते हमने कैंपेन किया, आधी से ज्यादा जमात कैंपेन ही नहीं कर सकी, तो हमने किधर से कोई धांधली करी थी। लेकिन बहरहाल ये एक नुक्ता है जिसपे हमारी उनकी बात हुई। लेकिन अभी हाल ही में सेनेट इलेक्शन में फिर हुकूमत के पास बैठे हुए थे, तो ये एक चीज ऐसी है कि आप एक तरफ रहें, लेकिन एक फायदा हुआ है मौलाना साहब से एंगेजमेंट के, एक फायदा हुआ है कि एक हमारी तरफ से एक लफ्ज यूज होता था वो अब नहीं यूज हो रहा, और उन्होंने बाकायदा हमें मुसलमान तस्लीम कर लिया है, वो यहूदी जंग का टैग वापस ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है पाकिस्तानी सियासत को। कुछ चीजों को आपको भी वापस लेना चाहिए, और अपने जब जलसे करने जाएं तो लोगों को बताना चाहिए, जो नारे इमरान खान साहब ने सिखा दिए हैं लोगों को, जब तहरीक इंसाफ के जलसे होते हैं तो वो नारे लगाने से भी गुरेज करें। आज बिलाखिर मरवत साहब को कहना पड़ गया कि अभी रुक जाए, हमारी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसे बात जो कामयाब भी होगी वो भी रुक जाएगी। नहीं देखिए, वो नारे वगैरह की चीजें तो मेरे ख्याल में अब नहीं होंगी, क्योंकि मौलाना साहब ने भी जो है एक तरह से उस चीज से वो पीछे हटे हैं। सिर्फ इस नुक्ते पे एतराज है कि कौन इस मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकता है, लेकिन खिदमत पे अब लड़ाई नहीं है, इसको एक तरह से इक़्तिदार की लड़ाई बना दिया गया है, जिसमें 25 करोड़ अवाम उस आग में जल रहे हैं। हमारा नुक्ता सिर्फ इतना सा है कि जिस कौम ने वोट दिया है खुदा के वास्ते उसको आप हुकूमत बनाने दें, जो आ जाएगा वो भी मोहब्बत वतन है, जो रह जाएगा वो भी मोहब्बत वतन है। जो हुकूमत में होगा अगर परफॉर्म नहीं कर सकेगा, अवाम उसको वोट आउट कर देगी और अपोजिशन हुकूमत में आ जाएगी। खान साहब को बाहर लेके आए, बैठें, बात करें, जिसका जो मैंडेट है उसको दें, और इस तरीके से जब मामला नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, इदारों पे गलत इल्जामात भी नहीं लगेंगे और सही भी नहीं लगेंगे। वो अगर सियासत से दूर होंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को इस चीज पर भी खड़े रहना है कि वाकई जो 9 मई में मुलविस लोग हैं उनको कटहरे में लाना भी जरूरी है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। देखिए, हमें इस 9 मई से अब आगे जाना होगा। 9 मई में एहतजाज हुआ, लोगों से गलतियां भी हुई हैं, रियासत माँ होती है, माँ तंदीदी कटी मार भी करती है। 300 दिनों से ज्यादा लोग जो है वो मिलिट्री ट्रायल भी भुगता, बाकी जेलों में भी रहे, लोगों के खानदान उजड़ गए, माएँ फौत हो गई, बच्चे फौत हो गए, बहुत कुछ हो गया, तकलीफें हुई हैं, लोगों के घर जो है वो कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं। मेरे ख्याल में अब रियासत को, स्टेट को थोड़ा सा एक नरमी का भी इसमें एक बिहेवियर देना चाहिए, लोगों को मौका दें कि वो वापस कौमी जिंदगी में वापस आए। देखिए, इस कौम के बच्चे हैं, कोई जेट ब्लैक टेररिस्ट नहीं था, कोई दहशतगर्द नहीं था, इनमें से सारे आम पाकिस्तानी हैं। गलती भी हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि जब कौम फरादियों को मौका देती है, रियासत जब वो मुल्क से लड़ने वालों को मौका देती है कि भाई आप आओ बैठो बात, तो ये तो पाकिस्तानी है, इनको एक मौका दें ताकि मुल्क आगे जाए, और 9 मई से मुल्क आगे जाए। 9 मई से निकले अब आगे, मुल्क आगे जाना है। बड़े बड़े साने गुजरे, 9 मई से बड़ा साना 71 का सानिया था, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया था, जो एबटाबाद ऑपरेशन था वो बड़ा सानिया था। बहुत सी चीजों से इस मुल्क ने आगे बढ़े हैं, हमें 9 मई से आगे बढ़ के उस कौम के बच्चों को सीने से लगा के मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चौथी बार पाकिस्तान को नवाज 2 से शुरू होने वाली कहानी नवाज हुकूमत को इख्तियार 2 पर आकर लगता है जैसे रुक सी गई है। जो मायूसी की झलक नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से आ रही है, वही झलक मियाँ नवाज शरीफ के अपने बयान में भी आ रही है। 2 रोज़ पहले मियाँ साहब के साथ उनके कुछ बहुत करीबी साथियों और कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज़ों में कहा कि ये एक बंधी हुई हुकूमत है और हम एक नोज़ल हैं, यानी सिस्टम के बहते फ़्लो के आगे बंद का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद जावेद लतीफ़ साहब की बात में तो वज़न लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के साथ एक बार फिर धोखा किया गया है। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान में भी वज़न लगता है कि हमें हुकूमत बनानी नहीं चाहिए थी, और राना सनाउल्लाह के बयान में भी सच्चाई मालूम होती है कि हमारी हुकूमत में तो गैर सियासी लोगों को शामिल किया गया है। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ से सहाफ़ी ने यह भी पूछा कि वो अवामी राब्तों में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्या लेकर अवाम के पास जाऊँ, कौन सी कारकर्दगी है। मियाँ नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो तवानाइयाँ इलेक्शन रिज़ल्ट आने तक क्यों कायम थी, क्यों भरोसा था। यानी पाकिस्तान को नवाज 2 से लेकर मॉडल टाउन में विक्ट्री स्पीच करने तक मियाँ साहब कायम दायम क्यों थे। और फिर जावेद लतीफ़ साहब के ज़रिए धोखे वाली बात सामने आना साफ जाहिर करता है कि मियाँ नवाज शरीफ और उनके करीबी साथियों को हरगिज़ इन नताइज का इल्म नहीं था। वो तो बस अवामी मुहिम को नज़रअंदाज करके बंद कमरों में इंतज़ामिया की सपोर्ट के सर पर पाकिस्तान को नवाज देने वाले थे, जो पाकिस्तानियों ने नहीं माना। अब यहाँ इंतज़ामिया भी क्या करती, इंतज़ामिया ने शेर के लिए जो कुछ किया वो भी उनके लिए क्या प्रेसिडेंट नहीं था। शेर को अकेले मैदान फराहम करने का, जो एक बहादुरी साबित करने का एक मौका दिया गया था, क्या वो भी कोई गैर मामूली नहीं था। आपके ताकतवर शेरों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की बी टीम मैदान में उतरी, क्या वो भी एक गैर रिवायती नहीं था, सबके लिए गैर मामूली था। वो भी कागजात छीने गए, इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं मिली, क्या वो ज़्यादती नहीं थी। इलेक्शन में सिर्फ आपके पोस्टर लगते रहे, आपको जलसों की इजाज़त मिलती रही, मुखालिफिन के पुलिस पोस्टर्स उतार कर फेंकती रही, क्या वो सब ठीक था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छुपते रहे और आपके उम्मीदवार खुलेआम मतवक्के जीत के नशे में धुत थे, क्या ये सब कुछ आपके इल्म में नहीं था। इंतज़ामिया पर आज भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ नून लीग की वजह से है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। हकीकत तो ये है कि इससे ज़्यादा इंतज़ामी सपोर्ट तारीख़ में किसी सियासी जमात को नहीं मिली जो नून लीग ने इंजॉय की। अब मकबूलियत तो मियाँ साहब ने खुद साबित करना थी, जो वो नहीं कर सके, तो फिर धोखा कैसा और मायूसी कैसी। नाजरीन, जब मियाँ साहब से ये सवाल पूछा गया कि वो बिल्कुल खामोश क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने बयानात और एहसासात से हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। तो यही वो सवालात हैं कि क्या मियाँ साहब अपने भाई और अपनी बेटी की हुकूमत बचाने के लिए ऐसे सियासी समझौते कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से जब 6 जजेस के खतूत पर भी सवाल हुआ, तो उन्होंने इंक्वायरी 2017 से शुरू करने की बात की कि जब उनकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमात के फैसले आए, उनकी चलती हुकूमत को घर भेजा गया, तो लिहाजा मामलात को वहाँ से शुरू होना चाहिए। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मोहसिन साहब, नवाज शरीफ साहब की बातों से बड़ी मायूसी झलकती है। खुलकर उन्होंने इलेक्शंस के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करी और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं बोलता कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए कहीं मुश्किलात ना पैदा हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे ये भी सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं गए, आप उम्रे पे शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदीया क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अच्छा लगता हूँ, अब शहबाज शरीफ के साथ जाता। ज़ाहिर है वो एक उनका एक अलहदा स्ट्रेचर रहा है, वज़ीर आज़म रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई ऐसा वक्त आएगा कि सारी और मज़ीद कहानियाँ खुलकर सामने आएंगी और नवाज शरीफ ये बताने पर मजबूर होंगे कि कैसे उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि आप भी चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैंने आपका जो इंट्रो सुना है, मैं आपको कुछ हकाइक बताना चाहता हूँ जी। हकाइक ये है कि इलेक्शन से कोई 20-25 या इससे ज़्यादा दिन हो गए, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें मियाँ साहब ने कह दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है वो मैं ही रन करूंगा, मैं ही लीड करूंगा। अब जहाँ तक रिसेंटली जो बयानात हैं, जो इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स आए और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, वो सबके लिए और हमारे जो रियासत के इदारे उनके लिए भी एक हैरानगी की बात थी और एक सरप्राइज था। इसमें कोई शक नहीं है।
उसमें थोड़ा सा फेलियर हुआ इंटेलिजेंस का कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से मिसरीड किया उन्होंने, मिसरीड कर लीजिए। तो ऐसी सूरत में मियां साहब ने पहले भी नहीं बनना था। अब जहां रिजल्ट इस किस्म के आ गए तो नेचुरली अगर आप पूरी पिछले इलेक्शंस की भी रूटीन देख लें तो नून लीग को वही वोट पड़ा है जो 2018 में इनको पड़ा था और वो उतनी ही तकरीबन सीटें आई हैं। लेकिन नेचुरली जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं तो आपका वोट बैंक कम होता है। ये मतलब सबने देख लिया। ये इमरान हुकूमत में जब इमरान साहब गवर्नर्स में थे और प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त नून लीग जो थी, और आपको याद होगा कि मरियम कहती थी टिकट बिकता है, पैसे नहीं चलते, और वो ठीक कह रही थी कि टिकट ही चल रहा था और वो सारे बाय इलेक्शन नून लीग जीत भी रही थी। जब से उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट दूसरी साइड पे किया तो नेचुरली उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और जो खान साहब जिस रविश पे गवर्नमेंट को छोड़ के गए थे और फिर 16 महीने की गवर्नमेंट जो इनको करनी पड़ी, उसमें इनका वोट बैंक डैमेज हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें उनको विरासत में मिली थी, जिसमें महंगाई थी, जिसमें IMF का वायदा वो खान साहब जो है वो तोड़ के ऑलमोस्ट गए थे, वायलेशन की थी, उसको बहाल करना, गवर्नमेंट को संभाला देना। फिर सबसे बड़ी बात उस 16 लेकिन सॉरी मोहसिन, माजरत के साथ आज नून लीग के खुद यही लोग बात करते हैं। जुबैर साहब से भी पिछले हफ्ते मैं बात कर रही थी, वो भी कह रहे थे कि जब PDM की हुकूमत आई, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वाकई मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने वाला था, तो नून लीग के रहनुमा अब वो बातें सामने लेकर आ रहे हैं कि कोई मुल्क डिफॉल्ट करने वाला नहीं था, वो भी इनकी गलती थी। अगर हुकूमत करने देते तो जो एक नेचुरली नवाज शरीफ साहब को एक वोट पड़ना था वो बड़ी तादाद में पड़ना था, क्योंकि उस वक्त जो सिंपथीज थी, एक जो एक PTI का वोट था वो कम हो रहा था। तो कोई मुल्क डिफॉल्ट करने वाला नहीं था, ये नून लीग के अपने लोग कहते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल वोट डिफॉल्ट पे था। IMF जो ऑलमोस्ट विड्रॉ कर गई थी बिकॉज खान साहब जाती दफा IMF का मायदा वायलेट करके गए थे। उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि वो मायदा ना चल सके आगे, और अगर वो मायदा ना चलता तो आज आपका मुल्क डिफॉल्ट पे होता। लेस देन 2 बिलियन रिजर्व्स के साथ इसहाक डार साहब ने उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया। ये फैक्ट है। जो आपको कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो कोई भी है। दूसरी बात आ जाते हैं कि अगर वो 16 महीने की हुकूमत ना लेते तो आज आपके मुल्क का नक्शा बहुत बदला हुआ था। रियासत किसी की मलकियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आ जाए और आप अपनी मर्जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एहतसाब नहीं हुआ, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत नरम और गलत रवैया रखा। उसका एहतसाब होना चाहिए था जनरल फैज का। और ये सब लोग अकाउंटेबल हैं जब आप रियासत को डैमेज करते हैं। अब रहेगी बात कि जी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। मैं आपको वजूद से कह रहा हूँ, मैं इस हक में था कि आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और अगर इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है तो ये किसी और को दे के देख लें। अगर वो हालात कंट्रोल कर सकता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई बंदा इस मुल्क के इस वक्त के एक बात बताएं, आप भी कह रहे हैं कि आप भी समझते थे, आपने भी कहा सारी सीनियर लीडरशिप यही समझती है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, मशवरे भी पार्टी में ही दिए गए। राना जावेद लतीफ़ साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में यहाँ तक भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या किसी ने बंदूक कनपट्टी पर रखी थी, वो कहते थे कनपट्टी पर बंदूक कल भी थी और आज भी है। मतलब कि ऐसी क्या जोर ज़बरदस्ती थी, क्या वाकई मजबूरी में दी गई या मजबूरी में क्या ली गई, ऐसी क्या मजबूरियां थी? मजबूरी आपका मुल्क है, आप लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है उसमें शहबाज शरीफ के अलावा कोई शख्स होता तो वो कंट्रोल करता? मैं समझता हूँ बिसाइड ऑल नेगेटिव्स शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल करना जानते हैं। आपको पता है 16 को 16 तारीख को तकरीबन 100 बंदों का डेलीगेशन सऊदी अरब से आ रहा है, बिजनेस कम्युनिटी का। उसको लीड कर रहे हैं वहाँ के प्रिंस जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह कतरी भी आ रहे हैं। ये देखें, इस मुल्क को आप समझते हैं कि किसी और को दिया जाता? मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालात आपको पता है खराब हो जाएंगे अगर मैं किसी का नाम लूंगा। ये बेस्ट चॉइस थी। यस, विदाउट ऑल ऑड्स
आपको शहबाज शरीफ साहब को बनाना पड़ा और शहबाज शरीफ साहब को लेना पड़ा। चॉइस सिर्फ शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ चॉइस नहीं थे, क्योंकि आप नहीं समझते कि वो पाकिस्तान आए ही इसीलिए थे कि चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इलेक्शन कैंपेन तक, जलसों तक हर कोई डिक्लेयर करता रहा है, हर कोई डिक्लेयर करता रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तो आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले वो ये फैसला कर चुके थे, क्या कोई ऐसे इशारे मिले थे या मैसेजेस मिल रहे थे कि जो आप ख्वाब लेकर आए वो पूरा होने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी सोच बदली और अपना इरादा बदला कि मैं नहीं बनूंगा? मैं आपके शो में पहली बार आया हूं और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बरमला नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब 21 अक्टूबर की डेट रखी गई तो वो मैं मियाँ साहब के साथ, शहबाज साहब भी थे, बड़े मियाँ साहब थे, मैंने इनके साथ लंच किया था जिस दिन डेट रखी कि 21 अक्टूबर को उन्होंने जाना है। हम 3 लोग थे और वो शायद तस्वीर भी मेरी निकल आई, हालांकि मैं पीछे खड़ा हुआ था। मैं आपको वसूख से कहता हूँ मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। अब मैं इससे आगे आपको डिटेल नहीं बता सकता। और इन्होंने जो हमारे मुल्क के इम्पोर्टेंट हल्के हैं उनको भी क्लियर कर दिया था कि इलेक्शन कैंपेन मैं ही चलाऊंगा, लेकिन मैं खुद से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो ये कहना, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भी तो उन्होंने इस तरीके से नहीं की ना, जो एक दम खम होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब के जलसों में हर जलसे को उन्होंने लीड नहीं किया, उस तरीके से उन्होंने जलसे नून लीग ने इस बार किए ही नहीं। तो वो भी एक लगता है कि वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगर कैंपेन करना चाहते थे फिर क्यों कामयाब उन्होंने जलसे नहीं किए, क्यों कामयाब कैंपेन्स ने की? और फिर जो लोग धोखा देने की बात करते हैं वो फिर किस बेस पे कहते हैं कि धोखा दिया और किसने दिया? देखिए, मैं जो लोग कह रहे हैं मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वक्त और हालात आपको बता दें कि मैं जो कह रहा हूँ सच है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं फैक्ट के ऊपर ही बात करता हूँ। अगर मेरे इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो तो मैं वो बात नहीं करता। ये मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई के धोखा हो गया, नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा हालात हैं और जिस इकोनॉमिक्स क्राइसिस में आपका मुल्क और आवाम खड़ी है, इसमें ये बेहतर चॉइस और कम्बिनेशन बना है। इसमें देखें, इसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी इन्वॉल्व है, चाहे वो एंजॉय कर रहे हैं साइड पे बैठ के, लेकिन ये मुल्क सबका, आपका और मेरा भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है, ये सोच क्यों है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी मुखालिफ का कला कमा करे तो ही हमें ग्राउंड साफ नज़र आता है, तो ही हमें यकीन होता है कि शायद अब हमारे लिए रास्ते साफ हैं। सियासी मुखालिफिन को सियासी मैदान में चित करने की बजाय क्यों हम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले करके अपने आप को जो है ना वो तसव्वुर करते हैं कि हाँ अब हमारी जीत होगी। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में सर। ये रियलिटी है। सूनर और लेटर आप अगर मान लें तो आपके लिए भी अच्छा है। मैं आपको बता दूं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अगर आप यूरोप की, अमेरिका या लंदन की बात करेंगे तो वहां जैसा तो मौसम भी हमारे यहाँ नहीं है। वहां की बात मत दें। ये रियलिटी है जो आप कह रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक रियलिटी है, आप माने या ना माने। जो नहीं मान रहा था वो अभी जेल में ही है, जो उन्हीं के बलबूते पे आके प्राइम मिनिस्टर बना था। ये रियलिटी, मुझे आपकी एज का नहीं पता, लेकिन मेरी एज में तो मेरा नहीं ख्याल ये चेंज हो सकती नहीं, है। ये रियलिटी सबको पता है। हर बादशाह और इंसान को अब जो सियासत को समझता है वो, ये मेरे ख्याल में जब तक वो ये नहीं समझेगा कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है तो वो सियासत को नहीं समझ सकता, मुझे ये लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अरसे से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आते उन्हीं के जरिए हैं, शाम को उन्हीं की मेहनत करते हैं, उन्हीं के जरिए आपको ओहदे मिलते हैं, उन्हीं के जरिए आप इलेक्ट होते हैं, उन्हीं के जरिए आप इक़्तिदार में आते हैं। जब आप उनको आंखें दिखाते हैं तो दे नो, चाहे वो जुडिशरी हो या पॉलिटिशियंस हो, उनकी भी गलतियां एस्टेब्लिशमेंट की बहुत हैं। उन्होंने भी बहुत मनमानी की है। वो अपने ऑर्डर्स, अपनी चीज पे जोर जबरदस्ती करवा लेते हैं, क्योंकि आगे पॉलिटिशियन में इतना दमखम ही नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके। तो मकसद ये है, इस रियलिटी को आप समझ लीजिए। ये मुल्क इसी तरह देखें। तो नवाज शरीफ क्या फिर इसीलिए खामोश हैं कि वो कहते हैं ना, मैं खामोश इसीलिए हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल खड़े ना हो जाएं कहीं। तो उन्हें पता है कि फिर अगर मैं बोला
किसी के किरदार के बारे में, तो ये लोग फिर रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, वो हुकूमत के लोग जो हैं वो रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली या तो फिर उनकी बेटी का नुकसान होगा, वो चलता कर देंगे, चलता वो घर चली जाएंगी, या उनके भाई को नुकसान होगा। फिर इसीलिए खामोश है ना, किसी समझौते के तहत खामोश है ना फिर वो। देखिए, मुझे नहीं पता वो किस समझौते के तहत खामोश है। अगर वो बोलना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता, आप जरूर बोलें। देखिए, मैं मियां साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन देखिए 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर है, 3 बार वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, और तीनों बार वो लड़के तो बाहर चले गए और मुल्क का नुकसान हो गया। उनकी वजह से ही 8 साल एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की और वो खुद जाके जद्दा में बैठ गए। तो उनको अपनी जात से हटके इस मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए और 26 करोड़ लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। हो सकता है मुझे कोई बात आपकी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये सोचूंगा जरूर कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनका नुकसान ना हो, मेरे मुल्क का नुकसान ना हो। तो मियां साहब इज मैच्योर इनफ कि अभी वो कहते हैं मैं खामोश हूं, तो भाई आप बोल के देख लें। आपने जो पहले नुकसान किया वो अभी और कर लें। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, हालात को समझें। ये मईशत जो है वो डूबी हुई है। अभी आप इसको 1-2 बजट इस हुकूमत को चलाना आप पाकिस्तानियों सबकी मजबूरी है। अगर कोई और ऑप्शन है तो मेरे साथ कोई आके डिबेट कर ले और मुझे बता दे कि ये ऑप्शन है। ये मियां साहब को, शहबाज शरीफ को निकालते हैं और इसको लाते हैं, आप बता दीजिए। अगर कोई है तो मुझे बता दे। अगर कोई इससे बेहतर काम कर रहा है इस सिचुएशन में, जो लड़ाई नहीं हो रही, सारे तो स्टेक होल्डर्स हुकूमत में शामिल हैं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं जुबान खोलूंगा तो कल को हुकूमत उलट जाएगी? कर लीजिए। यहाँ का जो सिस्टम है वो है ही अशराफिया के लिए है। चाहे अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रही है जुडिशरी, तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी स्पेशल ट्रीटमेंट ही हुआ है। तो मसला यहाँ सिर्फ एक सियासतदान का नहीं है, हमारे पूरे सियासी सिस्टम पर यह सवाल उठता है। मोहसिन साहब, मैं भी इस जो आपने कहा है, मैं यही बात कर रहा था कि जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए तो सब सिस्टम ठीक है। जो गरीब है बिल्कुल, वो आप देख लीजिए, अब इसकी मुलाकात हर रोज हो रही है जेल में, और गरीब आदमी की हफ्ते में 1 दफा होती है। ये कौन है भाई? ये कितना टैक्स भरता है? इसलिए इस मुल्क के लिए इमरान खान ने क्या सर्व किया? इनसे पूछ ले इनकी इनकम क्या है, जरा इनकम क्या है और कितना टैक्स देते हैं। इनके बिजली का बिल कौन देता है और वो कहां से पैसे आते हैं? ये बता नहीं सकेंगे, मैं आपको बता दूं, बता नहीं सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्जिया मोहसिन बेग साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।